नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। कहा, सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए निरंतर कर रही है प्रयास। कीटनाशक छिड़काव में होगी आसानी और तकनीक से कृषि उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने के संदर्भ में स्थायी समाधान भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को करेंगे वाराणसी का दौरा। वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की होगी सुविधा। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हर ग्रामीणों की जिंदगी में हो रहा है बदलाव। मनरेगा से कृषि करना हुआ आसान। झारखंड में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और छोटी नहर बनाने से सिंचाई क्षेत्र का बढ़ रहा है रकबा। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों का ठंड का रिकॉर्ड टूटा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर जारी। बढ़ती ठंड गेहूं फसल के लिए होगी लाभदायक, जबकि सब्जी खेती करने वाले किसान रखें अपनी फसलों का खास ख्याल। किसान करते रहे हल्की सिंचाई। तो चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को दोपहर लगभग 1 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे और विकास संबंधी कई पहल की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से स्थानांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगो का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व के मुद्दों को कम करने के एक अन्य प्रयास में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअली वितरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह वाराणसी में वर्तमान में जारी समग्र कायाकल्प को और बेहतर स्थिति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की 6 परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाली शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। लगभग 107 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षक शिक्षण अंतर विश्वविद्यालय केंद्र और 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में निर्मित एक शिक्षक शिक्षा केंद्र। इसके साथ साथ इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बीएचयू और आईटीआई करौंदी में आवासीय फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपए की लागत से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में डॉक्टर छात्रावास, एक नर्स छात्रावास और आश्रय गृह से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे भाद्रसी में 50 बिस्तरों वाले एक एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष मिशन के तहत पिंडरा तहसील में 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए 4 से 6 लेन की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इस शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में एक कदम होगा। इस पवित्र शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के
चरण 1 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक स्पीड ब्रीडिंग सुविधा, पायकपुर गांव में एक क्षेत्रीय अनुमोदक मानक प्रयोगशाला और पिंडरा तहसील में एक अधिवक्ता भवन भी शामिल है। और वाराणसी में जब अमूल डेयरी खुल जाएगी तो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों के जीवन में क्या आएगा बदलाव, कितना होंगे आत्मनिर्भर, इस तेज पर डेयरी से जुड़े कुछ किसानों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। वाराणसी में अमूल डेयरी खुलने जा रही है और उसको लेकर यहाँ युवाओं का क्या कहना है जो पशुपालन के कारोबार से जुड़े हैं। सनी, दीपक और रत्नाकर हमारे साथ हैं। सनी पटेल, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ अमूल डेयरी अब जल्दी शुरू हो जाएगी? काम तो शुरू होने वाला है, 23 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने। तो हम लोग सुने कि अमूल डेयरी खुल रही है तो हम लोग को थोड़ा खुशी हुई है, क्योंकि हम लोग को जाना पड़ता है बनारस दूध लेके, वहाँ रेट कुछ अलग मिलता है, 40-45 मिलता है, उसमें कुछ बचता नहीं है, मतलब बचता है थोड़ा बहुत बचता है। तो यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगी तो उससे हम लोगों को फिक्स रेट मिलेगा, तो उससे अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं हम लोग, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। प्रसन्नता है? हाँ, इस बात की हम लोग को खुशी है कि अमूल डेयरी खुल रही है। ये बताइए कि आना जाना पड़ता होगा और एक फिक्स रेट की समस्या होती है, तो किस तरह से देख रहे हैं अमूल डेयरी खुलने से, चूंकि आप पशुपालन का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग को दूध मार्केटिंग के लिए हम लोग को बनारस जाना पड़ता है, तो इसमें आने जाने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। वो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाता है और ऊपर से सेलिंग कभी मार्केट अप भी होता है, कभी डाउन भी होता है, मोस्टली डाउन भी रहता है। तो उससे हम लोग मतलब कि एक टाइम तो जाता ही जाता है, प्लस सही से अब उसका प्राइस भी नहीं मिल पाता है। तो अमूल खुलने में हम लोग खुशी है कि मतलब कि हम लोग का टाइम तो बचेगा ही, प्लस हम लोग का प्राइस भी मिलेगा, अच्छी लाभांश में हिस्सा भी मिलेगा। लाभांश में हिस्सा भी मिलेगा हम लोग को। आपको लगता है अमूल खुलने से यहाँ इलाके के किसानों को एक विकल्प मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करे और आय बढ़ेगी, दोगुनी होगी? जरूर सर, क्यों नहीं मिलेगा। जो यहाँ के सर रोजगार ना होने की वजह से सब बाहर जाते हैं, बाहर जाने की वजह से उतना सर उन लोग का बजट भी नहीं बच पाता है। यहाँ पे भी रोजगार मिलेगा, प्लस जो पशु कम रखे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे नज़दीकी लोग। तो ये युवा है 3 जो पशुपालन के काम से जुड़े हैं। वाराणसी शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर और यहीं पास में अमूल डेयरी लग रही है। अमूल अपना प्लांट लगा रहा है। इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि अब इन्हें वाराणसी शहर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा अपना दूध बेचने के लिए, और भविष्य में इनकी योजना अपने पशुपालन के काम में बढ़त करने की है। योजना यह है कि अपने ये दुधारू जानवरों की संख्या दोगुनी कर सकें अमूल के प्लांट लगने से पहले। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने के संदर्भ में स्थायी समाधान किया जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के लिए ड्रोन विनियमन के लिए एसओपी में वैधानिक प्रावधान, उड़ान की अनुमति, क्षेत्र दूरी संबंधी प्रतिबंध, वजन का वर्गीकरण, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध, ड्रोन का पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, पायलट प्रमाणन, संचालन योजना, हवाई उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति, संचालन पूर्व, पश्चात एवं संचालन के दौरान आपातकालीन हैंडलिंग योजना के लिए एसओपी जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। ड्रोन मल्टी स्पेक्ट्रल तथा फोटो कैमरों जैसी कई विशेषताओं से सुसज्जित है और इसका इस्तेमाल कृषि के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे फसल के दबाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी, खरपतवार नाशक, उर्वरक तथा पानी जैसी सामग्रियों का वितरण करना। किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार संक्रमण तथा कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर इन संक्रमणों से लड़ने के लिए आवश्यक रसायनों का सटीक मात्रा में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे किसान की कुल लागत में काफी कमी की जा सकती है। कई स्टार्टअप्स द्वारा ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम भी विकसित किए गए हैं जो ड्रोन को पॉड्स, उनके बीजों को शूट करने तथा मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को स्प्रे करने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार यह तकनीक लागत को कम करने के अलावा फसल प्रबंधन की निरंतरता और दक्षता को बढ़ाती है। किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मजदूरों की अनुपलब्धता या अधिक लागत, रसायनों, उर्वरक, कीटनाशक आदि के संपर्क में आने से स्वास्थ्य समस्याएं, उन्हें खेत में लगाते समय कीड़ों या जानवरों द्वारा काटने आदि। इस संदर्भ में ड्रोन हरित प्रौद्योगिकी होने के लाभों के साथ इन परेशानियों से बचने में किसानों की मदद कर सकते हैं। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।
और एक नदी उत्सव समारोह का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नदियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके साथ साथ नदी उत्सव से देश भर में उत्सव का माहौल दिखा। 16 राज्यों और 41 जिलों में इसका आयोजन किया गया। इसका मकसद था कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, जल के प्रति लोगों को संवेदनशील किया जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, रामनगर और अल्मोड़ा में ये एक नदी उत्सव समारोह जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मथुरा, प्रयागराज, आगरा, इटावा और अयोध्या में एक नदी उत्सव समारोह 2021 का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल में हुगली, बर्धमान और मालदा जैसे जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजन किया और युवाओं को जोड़ना था। इसका मकसद था कि पानी के प्रति लोग संवेदनशील रहें, पानी के प्रति लोग जागरूक रहें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मंडी है, ओडिशा में संबलपुर जैसे जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत पौधरोपण अभियान, क्लीनाथन, गंगा आरती, चित्रकारी और पेंटिंग प्रतियोगिता, यानी कि कुल मिलाकर सहभागिता को बढ़ावा दिया गया ताकि जो पानी के प्रति लोगों की संवेदनशीलता है उसको और मुखर किया जा सके। नारा लेखन, नदी पूजन, नदी मैराथन, नौका दौड़, स्टोरी टेलिंग गतिविधियों का भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 1 साल से कम एक बार नदी महोत्सव के आयोजन करने का आह्वान किया था। उसी के उपलक्ष्य में एक नदी उत्सव जो समारोह है अलग अलग जिलों में इसको संचालित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने न सिर्फ गंगा नदी बल्कि देश की सभी नदियों पर गंगा उत्सव, एक नदी उत्सव 2021 को मनाया है। और अब बात करेंगे मनरेगा की। झारखंड जशपुर नगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हर हाथ को काम प्रदान कर ग्रामीणों की जिंदगी में सतत बदलाव आ रहा है। मनरेगा से जुड़कर ग्रामीणों को जो आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए उनसे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी वृद्धि हुई है। गांव-गांव में मनरेगा से ज्यादा कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को लंबे समय तक फायदा देने वाले संसाधन के साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिल रहा है। जिले के दूरस्थ अंचल ग्राम पंचायत कंसाबेल के निवासी लघु किसान और उनका परिवार डबरी निर्माण से नियमित रोजगार पाकर आत्मनिर्भर हुआ है। स्थानीय किसान और श्रमिक जिनका परिवार इस योजना के तहत पंजीकृत है उन्हें रोजगार गारंटी योजना से जुड़कर काम दिया जा रहा है। लेकिन जब उनको यह मालूम हुआ कि उनकी अपनी भूमि पर डबरी का निर्माण हो सकता है तो उनके लिए तरक्की के और रास्ते खुल गए। मनरेगा योजना के तहत डबरी निर्माण कर वह खेती किसानी के साथ ही मछली पालन, साग सब्जियों का उत्पादन कर सफलतापूर्वक जीवन यापन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि उनके पास लगभग 4-5 एकड़ कृषि योग्य भूमि थी जिसमें वे खेती कर अपने 9 सदस्यीय परिवार का जीवन यापन करते थे। उनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन खेती एवं मजदूरी ही था। सिंचाई साधन न होने के कारण वे धान की खेती के बाद दोहरी फसल या सब्जी के उत्पादन नहीं कर पाते थे। इससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता था। उनके मन में हमेशा कृषि के माध्यम से ही आगे बढ़ने की इच्छा थी। इसके लिए वे गांव के सरपंच, सचिव और शासन की परियोजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि मनरेगा योजना के तहत खेत में डबरी निर्माण यानी कि तालाब का निर्माण कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें मनरेगा योजना के तहत डबरी निर्माण के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और उनके खेत में डबरी निर्माण के लिए 2,134,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके उपरांत खेत में निर्माण हो जाने से वर्षा के पानी को एकत्र कर अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाने लगा, जिससे जो सिंचाई का रकबा है वो भी बढ़ा है। और भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। जम्मू और कश्मीर में हर साल पिछले वर्ष की तुलना में मशरूम का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष उधमपुर में 1500 से 1600 किसान मशरूम उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, जो पिछले साल से 200 अधिक हैं। इस माह 1100 क्विंटल मशरूम बाजार में आ चुका है। चूंकि सीजन अभी आरंभ ही हुआ है, ऐसे में कृषि विभाग मार्च तक 20,000 क्विंटल मशरूम उत्पादन की उम्मीद लगाए हुए है। पिछले साल जम्मू संभाग में 17,000 क्विंटल मशरूम उत्पादन हुआ था। आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती बेहतर है, बस किसानों को इस खेती की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कृषि विभाग ने कहा है कि हर जरूरतमंद किसान को तकनीकी जानकारी देने के लिए विभाग तैयार है। मैंने 2007 में अपना ये मशरूम का काम स्टार्ट किया था। उस समय जो मटेरियल तैयार करना होता था वो मैनुअल था, हाथ से बनाना पड़ता था। तो मैंने 5 क्विंटल भूसे से ये काम स्टार्ट किया था। तो इसकी प्रोडक्शन को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मैंने आगे काम को बढ़ाया। अब रेडीमेड बैग आते हैं, जो कि मैंने इस बार 450 बैग लगाया हुआ है डिपार्टमेंट की सहयोग से। डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करता है और टाइम टू टाइम मतलब सपोर्ट करता है। तो उसके बाद बटन मशरूम के साथ साथ मैंने टिंगरी का भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है। मैंने 50 बैग लगाए थे पहले। 50 बैग से जब मुझे प्रोडक्शन अच्छी मिली तो उसके बाद मैंने 100 किया, 100 के बाद +50 किए, फिर +50 किए और आज की डेट में मैंने 1000+ बैग जो है सिलेंड्रिकल बैग
वो मैंने टिंगरी का लगाया हुआ है। तो टिंगरी और मशरूम एक्सेस मात्रा में होने से क्या होता है कि मंडी में जो रेट है वो कम पड़ता है। फर्स्ट टाइम जो है हम अचार डाल रहे हैं, जो कि 1 क्विंटल का हमारा टारगेट है, जो 1 क्विंटल अचार हम डालेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें हमें अचार, जैम और कैंडी वगैरह ये सिखाया है। हमने इधर हार्टिकल्चर के बारे में मशरूम वगैरह सीखा, अचार बनाना सीखा, और जो इधर की महिलाएं बेरोजगार थी उन्होंने वो अपना काम खोल सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं, वो अपना झुंड वगैरह लगा सकती हैं अचार का। कि हमने 1 महीने का लेडीज़ का प्रोग्राम जहां कगोड विलेज में शुरू किया था, जिसमें हमने लेडीज़ को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बनाना सिखाया, जैसे कि अलग अलग किस्म के अचार बनाना सिखाया। उधमपुर में जो मशरूम की बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, उन लेडीज़ को इसका अचार बनाना सिखाया, और उसका जब अचार बनाते हैं तो उसकी जो कीमत है लगभग 5 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि जो हमारे गांव की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, जहाँ जो गांव में हमारे जो किसान भाई हैं, इनकी जो इनकम को दोगुना करना है, तो ये इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। गाँव में हमारे जो किसान भाई हैं, इनकी जो इनकम को दोगुना करना है, तो ये इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अतः मशरूम की बात है, मशरूम के क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव के बाद काफ़ी उछाल आया है। पिछले साल कम से कम 10,000 के करीब बैग्स लगे थे, और इस बार 50,000 के ज़्यादा बैग्स मशरूम के लग चुके हैं। इसमें तकरीबन कोई 1500 से 1600 के लोग के साथ लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। मशरूम पिकल की तरफ हमने काफ़ी लोगों को उत्साहित किया है, और लोगों में काफ़ी इसमें जागृति भी आई है, और लोग इसके लिए वैल्यू एडिशन की तरफ आ रहे हैं। जहां लोगों को तकरीबन पहले 120 रुपये पर केजी के हिसाब से मशरूम का प्राइस मिलता था, मशरूम अचार बनाने के बाद उनको 500 से 600 रुपये पर केजी के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे कृषि में तकनीक की। कृषि में बदलाव के लिए युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। बदलते समय के साथ ये भी जरूरी है कि युवा कृषि में तकनीक को बढ़ावा देते रहें, ताकि किसानों की समस्याओं को कम किया जा सके। ई नाम मंडी के साथ साथ कई ऐसे मोबाइल ऐप हैं जो किसानों की उपज को बेचने में मदद कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। कोरोना का दौर जहां संकट का दौर था, वहीं संभावनाओं का भी दौर है, और कोरोना काल में ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है। खास तौर से अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई युवाओं ने अपनी नई पहल की और नई पहचान भी बनाई। आज ऐसे ही हमारे साथ एक युवा हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, और उन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से वो किसानों को जोड़ रहे हैं। आज हमारे साथ रुचित गर्ग जी हैं, फाउंडर हैं हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क। कोविड के दौरान हमने पाया कि किसानों को मंडियां नहीं मिल रही थी, और वो उनको जो अपनी उपज है वो सड़कों पे फेंकनी पड़ रही थी। तो उसको देखते हुए हमने ये शुरुआत छोटी सी, जो हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क के नाम से जानते हैं, एक व्हाट्सएप सिस्टम के थ्रू की, जहाँ पे देश भर के किसान जो हैं हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करते थे कि वो किस गांव से हैं, क्या उपज है, कितना उगा रहे हैं और कितने के बेचना चाहते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को लेके हम सोशल मीडिया में उसको ब्रॉडकास्ट करते थे, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। हमारे साथ किसान जो हैं पूरे देश के जुड़ने लगे, और कुछ किसानों की तो जो फसलें हैं वो 20-20 हज़ार किलो 3 दिन में 4 दिन में बिकने लगी। कुछ किसानों को सब्सक्रिप्शन, जो वीकली सब्सक्रिप्शन हैं होटल से, वो मिलने लग गए, और कुछ किसान दूर दराज के इलाके जो मेघालय के हैं वहाँ से उन्होंने अदरक साउथ अफ्रीका तक भेज दी हमारे सिस्टम के थ्रू। आपका मोबाइल ऐप किस तरीके से काम करता है और किन किन भाषाओं में काम करता है? जी, हमारा मोबाइल ऐप आप एक तरह से देखिए कि एक ऑनलाइन मंडी है, एक अल्टरनेटिव है कि अगर आप मंडी तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हर जगह मंडियाँ उपलब्ध भी नहीं हैं, और कहीं हैं भी तो वो बहुत दूर हैं। तो इसमें क्योंकि मोबाइल आज की तारीख में हर किसान के पास बढ़ते ही जा रहा है, और इसके ज़रिए किसान को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही अपने खेत से अपना सामान मार्केट कर सकता है और सेल कर सकता है। तो इसमें हमने 6 भाषाओं में हमारी ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो बनाई है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली,
पंजाबी, मराठी और कन्नड़ में है, और 2 भाषाएं और आ रही हैं इसमें, गुजराती और तेलुगु। कई राज्य सरकारों से आपका MOU भी साइन हुआ है जी। किन किन राज्य सरकारों से हुआ है, कहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एक MOU साइन किया है, जहाँ पे सरकार चाहती है कि जो हमारे फार्मर हैं गुजरात में, खेडूत बोलते हैं गुजराती में, जो बिना केमिकल के खेती करते हैं, उनको हम आगे लेके आएँ, क्योंकि उनके लिए जो मंडियां हैं वो तैयार नहीं हैं एक तरह से। तो वो हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि उन फार्मर को नया मार्केट मिले, नया सेल्स का प्लेटफॉर्म मिले। तो इसके लिए गुजरात सरकार ने हमारे साथ पार्टनरशिप की। एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती तो हो जाती है, पर ये देखा जाता है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो सामान कहाँ बेचें। जी, जी। और उनको कीमत कैसे मिले। जी। इसमें भी एक डिजिटलाइजेशन मदद कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है। होता क्या है कि जो हमारी अभी की मंडियां हैं, वो जो मूल्य है, जो फसल का मूल्य है, वो उसकी शेप और कलर को मिलता है। वो ये नहीं देखता है कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है। और जो हमारी केमिकल फ्री फार्मिंग है, वो न्यूट्रिशन के लिए है। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसको स्पेशली मार्केट कर रहा है, स्पेशली कंज्यूमर तक लेके जा रहा है, जिससे किसानों की आय बेहतर हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ रुचित गर्ग, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सिर्फ जागरूक ही नहीं कर रहे, उनका जो उत्पादित अनाज है, उत्पादित सामान है, उसको भी एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि उसकी अच्छी कीमत मिल सके। और सरकार का भी यही लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, और इसमें तकनीक यानी कि डिजिटल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। संतोष चौधरी, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में क्या है अनाज का भाव। बीते कुछ समय से आगे चल रही उड़द के रकबे में अब कमी देखने को मिल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुवाई का रकबा 28,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुवाई 3,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 3,50,000 हेक्टेयर रहा था। जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुवाई का रकबा 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में दलहन की कुल बुवाई 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 1,13,48,000 हेक्टेयर ही रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में 20 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,655 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 155 रुपए की नरमी आई और भाव 6,500 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में स्थिर भाव के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,175 रुपए। 21 दिसंबर को भी इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 7,175 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बीना मंडी में 21 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 4,775 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में उड़द की खरीद 7,450 रुपए पर हुई। साथ ही गोंडा मंडी में मंगलवार को उड़द 7,420 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की हरदोई मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 20 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,200 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदों में 1,470 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,730 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,510 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,520 रुपए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में अपने खास खबर में।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के परिचालन प्रदर्शन को देखेंगे। राष्ट्रपति स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का भी दौरा करेंगे। गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने बनाया मजबूत ढांचा। गृह मंत्री ने की साइबर अपराध खतरे, चुनौतियों और प्रतिक्रिया विषय पर संसद परिसर में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की अध्यक्षता। कहा देश के सभी 16,347 पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स लागू। भारत ने 18 से 20 दिसंबर के बीच तमिलनाडु से भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में ले जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले जाने से हम चिंतित। उन्होंने बताया कि 68 मछुआरों और 10 नावों को हिरासत में लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में खेलो इंडिया स्कीम और खेल अवसंरचना मुद्दे पर अनुभव मोहंती ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया। लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के सौगात राय मूल्य वृद्धि मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। साथ ही सदन में जलवायु परिवर्तन पर चल रही चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रस्तावित। संसद ने मंगलवार को राज्यसभा की मंजूरी के बाद चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे समय की मांग बताते हुए एक क्रांतिकारी कानून करार दिया। सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए FM ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रसार भारती ने सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख में 111 स्थानों पर FM ट्रांसमीटर और 5 मोबाइल ट्रांसमीटर स्थापित करने को मंजूरी दी है। साथ ही FM रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए 236 शहरों को मंजूरी दी गई है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 213 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इसमें 90 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए, जिनकी संख्या 57 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 54 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक देश में टीकाकरण का आंकड़ा 139 करोड़ के पार पहुंचा। वहीं कल 57 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात पर। अब तक दुनिया भर में 27 करोड़ 65 लाख लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हुए, जिनमें से 24 करोड़ 80 लाख मरीज संक्रमण को मात देने में सफल रहे। कोविड के वैश्विक संक्रमण से अब तक दुनिया भर में 53,84,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 5 करोड़ 22 लाख को पार कर गई, जबकि संक्रमण से अब तक अमेरिका में 8,30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।